हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरिया के बारे में। तो आई गेस ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये वीडियो देख रहा हो जिसको डायरिया ना हुआ हो, राइट। सो डायरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम्स इन योर ओपीडी, राइट। और डायरिया मतलब हम लोग क्या समझते हैं, पासिंग आउट ऑफ लूज टूल्स, राइट। हमने अपने बचपन में या एडल्टहुड में भी हमने डायरिया का मतलब कि वो लिया ही होगा, एहसास तो किया ही होगा, ठीक है ना। तो पासिंग ऑफ फ्रीक्वेंट स्टूल्स, उसमें पतली जो कहते हैं ना पतली लैट्रिन आती है, तो ये कंप्लेंट होती है पतली लैट्रिन, डॉक्टर साहब आती है, पानी की जैसे लैट्रिन होती है, राइट। और वाटर लॉस होता है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। और क्या करते हो उसमें जो बेसिक मैनेजमेंट, अगर तुम्हें लिखने कहा जाए डायरिया के बारे में तो क्या बताओगे बेसिक मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। फ्लूइड्स रिप्लेनिशमेंट, ठीक है ना। हम लोग फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को, फ्लूइड का लॉस हुआ, फ्लूइड रिप्लेनिश किया। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ, अभी डायरिया में क्या जा रहा है, स्टूल्स जा रहे हैं, स्टूल्स के कारण से, स्टूल्स है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहाँ से क्या हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे। तीसरी चीज़ और क्या करेंगे कि किसके कारण से हो रहा है, कोई बैक्टीरियल ओरिजिन है, वायरल ओरिजिन है या पैरासाइटिक ओरिजिन है, उसके कारण से ये बैक्टीरिया हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एंटी पैरासिटिक, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल ये सब देंगे। तो बेसिकली क्या देते हैं, मॉक्सीक्लैव देते हैं या तुमने नॉर्फ्लॉक्स देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं डायरिया में, ठीक है ना। और कोई इसमें वो खास चीज़ नहीं है। और इसके अलावा बेसिकली हम लोग इसमें कुछ प्लान्स की बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन हो गया, क्या प्लान करेंगे, या डायरिया में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमने को देखनी है। तो बेसिकली डायरिया का डेफिनेशन मैं बता दूँ, पासिंग ऑफ मोर देन 3 स्टूल्स पर डे और चेंज इन कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। 3 स्टूल्स पर डे के से अगर ज़्यादा हो रहा है बंदे को, अब ठीक है ना, तो अगर देखो डायरिया इज़ नथिंग बेसिकली पासिंग ऑफ 3 स्टूल्स पर डे और चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल। चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल मतलब अभी सॉलिड स्टूल हो रहा था, अभी वाटरी होने लगा, ठीक है ना। अगर 3 से ज़्यादा स्टूल तुम्हें पर दिन में हो रहे हैं तो तुम डायरिया की डायग्नोसिस चले जाओगे, लेकिन अगर अगर और जाए तो तुम्हारा स्टूल में कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, एक तो इन्फ्लेमेटरी, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ तो एक्यूट वाटरी डायरिया होगा, ठीक है ना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के टाइप्स में तो इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फ्लेमेटरी आ जाएंगे। इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ तो उसमें आएगा एक्यूट वाटरी डायरिया, एकदम एक्यूट कंडीशन में आया, मतलब कि आज शाम को कुछ नहीं था, कल सुबह में वाटरी डायरिया होने लग रहा है। ब्लडी डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है, ब्लड आने लग रहा है, उसके साथ म्यूकस के साथ में आ रहा है, ठीक है। स्टूल विद ब्लड एंड म्यूकस इज नोन टर्म्ड एज डाइसेंट्री, ठीक है, ये पता ही होगा। परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है ना, डायरिया जो है परसिस्ट कर रहा है, ठीक, मतलब कि ये जो डायरिया है 14 दिनों से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, और इसकी जो इटियोलॉजी है वो इन्फेक्शियस हम लोग मानते हैं परसिस्टेंट डायरिया के केस में। और क्रोनिक डायरिया में क्या होता है, बेसिकली 14 दिन से ज़्यादा ये डायरिया चल रहा है, लेकिन इसकी जो इटियोलॉजी हम लोग लेते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी है। तो यही चीज़ें मैं आगे बात करूँगी कि एक्यूट, व्हाट इज़ एक्यूट वाटरी डायरिया, डायरिया दैट बिगिंस एक्यूटली रहता है, लास्ट लेस देन 14 डेज से लेस रहता है। मोस्ट एपिसोड्स लास्ट लेस देन 7 डेज, इसके ज़्यादातर एपिसोड्स होते हैं वो 7 दिनों से कम के होते हैं। एंड इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, पैसेज होता है जिसका फ्रीक्वेंट, पैसेज ऑफ फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहाँ पे लूज एंड वाटरी स्टूल होते हैं विदाउट विजिबल ब्लड, यहाँ पे विजिबल ब्लड नहीं होता। वॉमिटिंग एंड फीवर में भी प्रेजेंट, यहाँ पे वॉमिटिंग और फीवर जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। डाइसेंट्री का क्या मतलब है, डायरिया विद विजिबल ब्लड इन फीसेस, ठीक है ना। डायरिया कहाँ पे हुआ, डायरिया में क्या हुआ, विजिबल, जैसे उसी स्टूल में तुम्हें विजिबल ब्लड दिखने लगे फीसेस में। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ डाइसेंट्री इंक्लूड्स एनोरेक्सिया, वेट लॉस, डैमेज टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय द इन्वेसिव बैक्टीरिया। इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या है डाइसेंट्री के, इसमें हो सकता है एनोरेक्सिया बंदे को हो जाए कि बंदे को भूख लगना बंद हो जाए, ठीक है ना, वेट लॉस होने लगे, ठीक है, ऑब्वियसली भूख लगना बंद हो गई, वेट लॉस होने लगेगा। डैमेज टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय इन्वेसिव बैक्टीरिया, जो इन्वेसिव बैक्टीरिया है वो डैमेज करा रहे हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, उसी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के डैमेज के कारण से क्या हो रहा है, अभी ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, समझ में आता ही चीज़। परसिस्टेंट डायरिया की मैं बात करूँ तो परसिस्टेंट डायरिया में बता ही चुका हूँ कि डायरिया दैट लास्ट मोर देन 14 डेज एंड प्रिज्यूम्ड टू हैव इन्फेक्शियस एटियोलॉजी। अभी ये डायरिया जो होता है 14 दिनों से ज़्यादा होता है, उसकी जो होती है मोस्टली इन्फेक्शियस एटियोलॉजी लेंगे तो परसिस्टेंट डायरिया। तो कोई भी तुमसे एग्जामिनर पूछे कि हाँ भाई बताओ मैं परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया में अंतर बताओ, तो तुमने सर नीचे करके नहीं आता सर नहीं बोलना है, ठीक है ना। तुम्हें क्या बोलना है कि डायरिया दोनों 14 दिनों से ज़्यादा रहेगा, लेकिन परसिस्टेंट वाले में इन्फेक्शियस एटियोलॉजी रहेगी, और जो क्रोनिक वाला है वही नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी रहेगी। डायरिया लास्ट देन मोर देन 14 डेज, नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी इज टर्म्ड एज क्रोनिक डायरिया, राइट।
अभी ईटियोलॉजी की मैं बात करूँ, ईटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है। पहले तो जैसे बच्चों की हम लोग देखो, डायरिया बेसिकली ऐसा है, क्या है, पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीडियाट्रिक्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर ईटियोलॉजी इसकी वायरस की मैं बात करूँ, तो कौन से जानते हो सबसे मोस्ट कॉमन इनकाउंटर्ड वायरस है रोटा वायरल डायरिया, ठीक है। तो रोटा वायरस से हो गया, एंट्रिक एडिनो वायरस, कैल्सी वायरस, ये 3 ऐसे वायरस हैं जो कि तुम्हारे डायरिया बच्चों में करा सकते हैं। कौन कौन से? रोटा वायरस, एंट्रिक एडिनो वायरस, कैल्सी वायरस, राइट। बैक्टीरियल में क्या जानते ही हो यार, ई कोलाई इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कॉजिंग डायरिया, ठीक है। EHEC, ETEC, ट्रैवलर्स डायरिया जो कहते हैं, इसके बहुत सारे स्टेन्स आते हैं, ठीक है ना। जो तुम 5 तरह की स्टेन्स पढ़ते हो, EHEC, EPEC, ETEC जो भी पढ़ते हो, उसमें सारे स्टेन्स क्या कराते हैं? मोस्ट ऑफ देम कॉज डायरिया। EHEC ब्लडी डायरिया कराता है, वाइट ट्रैवलर्स डायरिया कराता है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं ई कोलाई के बारे में। सैल्मोनेला भी करा देता है, टाइफाइड के अलावा भी सैल्मोनेला जो होता है डायरिया करा सकता है। शिगेला जानते ही हो कि हाँ डायरिया करा सकता है। स्टेफाइलोकोकाई, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये सब जानते हो। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी पीडियाट्रिक्स में वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डायरिया होता है, तो ये जान लो इस चीज़ को, ठीक है ना। पैरासाइटिक में तुमने पढ़ाई होगा अपने माइक्रोबायोलॉजी में, गियार्डिया इंटरमीडिया हिस्टोलाइटिका, ठीक है। MBBS में डायरिया का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो होता है, प्रीडिस्पोजिशन होता है। गियार्डिया लैम्ब्लिया भी क्या कराता है तुम्हारा क्या करा सकता है? गियार्डिया लैम्ब्लिया भी तुम्हारा डायरिया करा सकता है, राइट। तो ये बात रही इसकी ईटियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके नॉन इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी के बारे में। अभी तो इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी की मैंने बात कर ली थी, नॉन इन्फेक्शियस की मैं बात कर लूँ कि क्रोनिक डायरिया क्यों होता है। अभी क्रोनिक डायरिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे माल अब्जॉर्प्शन हो गया, किसी बंदे को डाइसेक्राइडेज की डिफिशियंसी होगी, पेनक्रियाटिक इंसफिशियंसी होगी, सीलियाक डिजीज होगी। अभी क्या होता है कि माल अब्जॉर्प्शन हो जाए बंदे को, ठीक है ना, ठीक से अब्जॉर्ब खाना नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसी वाटर के साथ ही वो चला जाएगा ऑस्मोटिक डायरिया, जिसे कहते हैं ना ऑस्मोटिक डायरिया। ग्लूकोज नहीं डाइजेस्ट हुआ तो उसी के साथ पानी में निकल गया, तो डाइसेक्राइडेज की डिफिशियंसी हो गई। तो जो डाइसेक्राइडेजेज है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए प्रॉपरली ग्लूकोज को, साइक्राइड्स को, ठीक है ना। तो उसके कारण से क्या हुआ? ऑस्मोटिक डायरिया का डेवलपमेंट हुआ। अब ऑस्मोटिक डायरिया क्या कराएगा? वो वाटर अपने साथ खींचेगा, तो उसके साथ तो ये वाटरी डायरिया चला जाएगा। अभी पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी हो गई, एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली वो चला जाएगा वाटरी डायरिया की तरफ में। सीलियाक डिजीज़ ऑब्वियसली, ठीक है ना। सीलियाक डिजीज़ में क्या होता है? बेसिकली ब्राउ वाउ का जो जानते हो तुम, ठीक है ना। सीलियाक डिजीज़ में क्या होता है? एक तरीके से ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उससे क्या होता है? माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एक तरीके का है, उसी से क्या होगा? वाटरी डायरिया हो सकता है, प्रीडिस्पोज कर सकता है, राइट। डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अब जैसे कि कोई ऐसी डाइट तुम खा रहे हो, जैसे तुम्हें मान लो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या कोई ऐसी तुम्हें कुछ सी फूड का इंटॉलरेंस है, राइट। तो बहुत लोगों को होता है कि दे आर वेरी मच एलर्जिक टू सी फूड, ठीक है। प्रॉन्स वॉन्स से बहुत एलर्जिक होते हैं, तो फूड एलर्जी कैन लीड टू डायरिया, राइट। फूड इंटॉलरेंस कैन लीड टू डायरिया। कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो तुम्हें टॉलरेट नहीं हो रहा है, राइट। जैसे मैं मानता हूँ कि हम लोग का तो इंडियन टेस्ट है, राइट। इफ़ यू गो टू फ्रांस और समथिंग लाइक दैट, राइट, तो वहाँ पे लोग बहुत अजीब चीज़ें खाते हैं, राइट। सब छोड़ो, तुम चाइना की बात करो, वहाँ पे एक चमगादड़ को खा लिया तो 2 साल तक दुनिया बंद थी। अभी तुम चमगादड़ खा लो तो तुम्हारा फूड इंटॉलरेंस ही होगा ना, ऑब्वियसली। एक तरीके से टॉलरेट नहीं कर पाओगे यार, तुम्हारा टेस्ट ही नहीं है वैसा। इंटॉलरेंस का 2 शब्द है, एक तो क्लिनिकल हो सकता है, एक होता है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल जो इंटॉलरेंस है दैट वुड बी इफेक्टिव, और उससे क्या होगा? तुमको डायरिया होने लगेगा, तुमसे वो खवाएगी नहीं, और खा पी लोगे ना तो डायरिया लगेगा तुम्हारा बॉडी तुमसे साइकोलॉजिकली कहेगा इसको निकालो जल्दी से। चमगादड़ हमारे पेट में हो, तुमको बहुत अजीब लगेगा, राइट, ठीक है ना। तो खैर वो तो खैर मजाक की बात हो गई। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं एनाटॉमिक डिफेक्ट्स में। एनाटॉमिक डिफेक्ट्स क्या क्या है? माल रोटेशन, हिस्टोनिक डिजीज, शॉर्ट बॉल सिंड्रोम हो सकता है। हम किसी को बंदे को मान लो कि माल रोटेशन हो रहा है, कि गट का माल रोटेशन हो गया, हर्शबर्ग डिजीज़ हो गया, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइनल सेल्स कार्य से माइग्रेट नहीं किए अपनी जगह से, तो उसका जो मोटिलिटी है प्रॉपर नहीं है, तो उसके कारण से भी डायरिया डेवलप कर सकता है। शॉर्ट बॉल सिंड्रोम, ऑब्वियसली अगर तुमने कोई रिसेक्शन या एनास्टोमोसिस परफॉर्म किए हैं एब्डोमेन में, राइट, तो कुछ भी डिजीज़ कम करने के लिए, तो उससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, एब्जॉर्ब चीज़ें कम होती हैं। उससे क्या होता है? डंपिंग एक सिंड्रोम तुमने सुना होगा कि उससे बहुत ही अनडाइजेस्टेड फूड ही बाहर निकल जाता है, तो उसी से क्या होगा? उसी से ऑस्मोसिस आएगा। जैसे अब अनडाइजेस्टेड फूड है,
अपने साथ अनडाइजेस्टेड फूड क्या लाएगा, खींच के लाएगा, पानी खींच के लाएगा, ऑस्मोटिक डायरिया, ठीक है ना। तो एक तरीके का ये होता है। फूड पॉइजनिंग, हैवी मेटल्स मशरूम, ठीक है, कोई तरह की फूड पॉइजनिंग हो गई जैसे कि हैवी मेटल्स मशरूम, ठीक है ना, तो उसके कारण से भी नॉन इन्फेक्शियस डायरिया हो सकता है, राइट। तो ये इस पर कौन कौन से रहे तुम्हारे, क्या क्या रहे इसमें, डाइट हो गया, एनाटॉमिक डिफेक्ट हो गया, हमारा अब्जॉर्प्शन हो गया, और कोई पॉइजनिंग हो गई, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट डायरिया के बारे में। एक्यूट डायरिया के पैथोजेनेसिस क्या है। एक तो सेक्रेटरी डायरिया कर सकता है, जैसे टॉक्सिन इंड्यूस्ड डायरिया हो गया, सेक्रेटरी डायरिया एक हो सकता है। एक होता है ऑस्मोटिक डायरिया, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस, मोर कॉमन। और ये सेक्रेटरी और ऑस्मोटिक डायरिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है ना। तुम्हारी बॉडी में दो तरह के डायरिया होंगे एक्यूट अगर कंडीशन में लेके आए बंदा, तो क्या होगा, सेक्रेटरी और ऑस्मोटिक डायरिया। तीसरे तरह का डायरिया होता है इन्फ्लेमेटरी डायरिया, जिसके जो होता है जिसके दो कारण होते हैं, शिगेला ये चीसी तुम्हें बताया था, इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो सकता है। ये चीसी बेसिकली हेमरेजिक डायरिया कराता है, तुम्हें पता ही होगा, ऑब्वियसली तुमने अपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। मोटिलिटी डायरिया क्या है, हर्शमन डिजीज, सिद्धि को अभी न्यूरोइंडोक्राइन सेल्स मॉडरेट नहीं की, मतलब कि माइग्रेट नहीं किए प्रॉपर्ली, तो कुछ सेगमेंट्स में इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस जो है कमज़ोर हो गई, या मोटिलिटी का कुछ डिसऑर्डर हो गया, तो वो उसके कारण क्या है, हर्शमन डिजीज़। तो ये पैथोजेनेसिस है, चार तरह के डायरिया हो गए, सेक्रेटरी, ऑस्मोटिक, इन्फ्लेमेटरी, मोटिलिटी डिसऑर्डर, राइट। मार्कर्स ऑफ सेक्रेटरी डायरिया, सेक्रेटरी डायरिया के मार्कर्स क्या है, अब समझो सेक्रेटरी डायरिया हुआ बंदे को, मतलब वाटर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन में जाएगा बंदा डिहाइड्रेशन में पहले तो जाएगा, फिर डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया भी हो सकता है उस बंदे को, ठीक है। ऑब्वियसली पानी निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, तो डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया हो जाएगा। लार्ज वॉल्यूम स्टूल होंगे, ठीक है, वॉल्यूम जो है स्टूल का बढ़ जाएगा। स्टूल सोडियम जो है 70 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली वाटर के साथ क्या आएगा, सोडियम आएगा, तो सोडियम का जो है मिली इक्विवेलेंट जो है 70 से ज़्यादा हो जाएगा। स्टूल ऑफन अल्कलाइन, जो स्टूल यहाँ का होता है मोस्टली ऑफन ये अल्कलाइन स्टूल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। स्टूल कैसा होता है यहाँ पे, अल्कलाइन स्टूल होता है, ठीक। नो इफेक्ट विद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फीडिंग, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फीडिंग पे इस पे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आप मतलब क्या कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर दे रहे हो, मतलब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया फीडिंग को, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक है ना। नो इफेक्ट विद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फीडिंग। ऑस्मोलैलिटी इक्वल्स टू आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, तो यहाँ की जो ऑस्मोलैलिटी है वो इक्वल करती है किसके, आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बताया, डिहाइड्रेशन हो सकता है बंदे को, डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया हो सकता है बंदे को, लार्ज वॉल्यूम स्टूल हो सकता है बंदे को, ठीक है। स्टूल सोडियम बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली स्टूल ऑफन अल्कलाइन हो जाएगा। नो इफेक्ट विद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फीडिंग, तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फीडिंग से कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर तुम खाना नहीं दे रहे हो तो उसको और ट्रैजिक इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डायरिया में सब निकाले जा रहा है, ठीक है ना। अगर तुमने डिसकंटिन्यू कर दिया फीड पे तो उसको भी और दिक्कत होगा। अगर डिसकंटिन्यू कर भी दिया तब भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो पानी ही बाहर फेंकेगा जितना, और कुछ भी दे रहे हो वो बाहर ही फेंकेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सेक्रेटरी डायरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डायरिया, राइट। ऑस्मोलैलिटी इक्वल्स टू आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स, तो ऑस्मोलैलिटी जो होता है वो बेसिकली आयनिक कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है, तो पता ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज इसी चार्ट से तुम डिसाइड करोगे बच्चे में किस तरह का डायरिया है। अभी कोई डायरिया नहीं है, थोड़ा डायरिया है, या बहुत सीवियर डायरिया है, ठीक है ना। इसके हिसाब से तुम अपना मैनेजमेंट भी भी डिसाइड करते हो, राइट। मुझे समटाइम्स आई फील लाइक कि अगर इफ कैफीन वुडेंट हैव एग्जिस्टेड तो शायद से डॉक्टर्स की लाइफ लग गए होते। सो आई एम हैविंग दिस, ठीक है ना। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन कैफीन से यार ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग थोड़ा मोशन में रहता है, ठीक है। खैर आते हैं नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन पे। अभी क्या होता है कि अभी कंडीशन पे तुम देख रहे हो, लुकिंग एट द कंडीशन, ठीक है। तुमने बच्चों की कंडीशन पे देखा, क्या कंडीशन है बच्चे की। मान लो नो डिहाइड्रेशन में उस बंदे को कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, तो वो हमेशा तुम्हें ठीक लगेगा, वेल लगेगा, अलर्ट रहेगा, ठीक है, उसको बुलाओगे सुनेगा। अभी सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, रेस्टलेस और इरिटेबल होगा, ठीक है ना। जो बच्चा है वो रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, बार बार परेशान करेगा, रोएगा, गाएगा, ठीक है, रेस्टलेस इरिटेबल रहेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में बंदा लेथार्जिक हो जाएगा, अनकॉन्शियस और फ्लैपी। तो समझ लो कैसे, अभी तो बच्चा एकदम ठीक ठाक है,
फिर अचानक से रेस्टलेस हुआ, फिर एकदम से लेथार्जिक हो गया, ठीक है। तो ऐसा इसका प्रेजेंटेशन जाएगा, नो डिहाइड्रेशन से सीवियर डिहाइड्रेशन तक, ठीक है ना, लेथार्जिक, अनकॉन्शियस और फ्लॉपी। अभी यहाँ पे नो डिहाइड्रेशन में आइज़ कैसी लगेंगी, उसकी आइज़ नॉर्मल रहेगी कि हाँ आइज़ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सम डिहाइड्रेशन में संकेन आइज़ रहेंगी, मतलब कि तुम्हें लगेगा आँखें उसकी धंस गई है, ठीक है ना। सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी संकेन ड्राई आइज़ रहेगी, ठीक है ना, एकदम तुम्हारे जैसे आँखों पे जो पानी की परत होती है ना, एक तरीके से कहते हैं शाइनी सी लेयर जो होती है, वो भी एकदम जाती हुई दिखेगी, वेरी संकेन दिखेगा और ड्राई आइज़ रहेगी, ठीक है ना। और टीयर्स इसमें क्या रहेंगे, नो डिहाइड्रेशन में टीयर्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, मतलब बच्चा रोएगा और टीयर्स गिरेंगे, ठीक है ना। सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको पानी प्रिवेंट करना है, तो टीयर्स नहीं आएंगे। और इसमें क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन में टीयर्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आने ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली। माउथ एंड टंग नो डिहाइड्रेशन में मॉइस्ट रहेगा, ऑब्वियसली कहेगा बच्चे का जो जीभ है वो हमेशा मतलब हाइड्रेटेड, जो कहते हैं ना कि व्हाट इज द टंग, जो अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लिखते हो, हाइड्रेटेड मॉइस्चर एंड हाइड्रेटेड टंग इज प्रेजेंट, ठीक है ना। सम डिहाइड्रेशन में ड्राई रहेगा, मतलब कि जीभ लगेगी तुम्हें सूखी हुई है, और सीवियर डिहाइड्रेशन में वेरी ड्राई लगेगा, मतलब ठीक है ना, बहुत एकदम लगेगा सूख गई है, ठीक है। तो ये सब तुम जब डे टू डे बेसिस पे तुम डायरिया के पेशेंट्स एग्जामिन करोगे तब ये क्लिनिकल स्किल्स तुम्हारे पास आएंगी। थर्स्ट क्या है, ड्रिंक्स नॉर्मली नो थर्स्ट, नो डिहाइड्रेशन में ऑब्वियसली बच्चा नॉर्मली ड्रिंक करेगा, कोई थर्स्ट उसको नहीं होगी। सम डिहाइड्रेशन में ऑब्वियसली थर्स्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, ड्रिंक सी कर ली। और सीवियर डिहाइड्रेशन बच्चा अभी अनकॉन्शियस स्टेट पे जा रहा है, तो हो सकता है वो पानी पुअरली पिए, राइट, और शायद से वो पी भी ना पाए, नॉट एबल टू ड्रिंक, पानी पुअरली पिए और पी भी ना पाए, तो इसलिए इसका ख्याल रखना है। सीवियर डिहाइड्रेशन से करेक्ट करना हमारे लिए इज़ अ चैलेंज, राइट। तो थर्स्ट और ड्रिंक्स पुअरली और नॉट एबल टू ड्रिंक, राइट। अब फील स्किन पिंच, अब तुम स्किन पिंच करोगे तो गोज बैक क्विकली, ऑब्वियसली नो डिहाइड्रेशन के केस में वो स्किन पिंच हमारा बहुत ही जल्दी चला जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे गोज ब्लैक स्लोली, तो सम डिहाइड्रेशन में जो है ये गो धीरे धीरे जाएगा, और गोज बैक वेरी स्लोली, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन में बहुत ही स्लो जाएगा, 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले लेगा। अभी नो डिहाइड्रेशन में डिसाइड हाइड्रेशन स्टेटस, नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन स्टेटस पे नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, और यहाँ पे 2 और मोर साइंस है, तो देयर इज सम डिहाइड्रेशन हैज़ 2 और मोर साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, राइट। तो यही बता रहा है कि अगर तुम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखोगे, 2 से अगर ज़्यादा साइंस मिल गए, 2 और मोर साइंस ऑफ मिल गए, तो तुम इसको क्लासीफाई कर लोगे सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन में, राइट। तो ये कैसे चल रहा है, देखो पहले तो जनरल कंडीशन देखोगे, ठीक है ना, फिर आँखों को देखोगे, फिर उसके आंसुओं को देखोगे, फिर उसके मतलब कि माउथ को देखोगे, ठीक है, फिर टंग, मतलब फिर उसके बाद स्किन पे देखोगे, स्किन पे क्या है, ठीक है, नहीं, फिर उसके बाद गले पे देखो, एक बार माउथ को देख लिया तो गले पे देखोगे कि थर्स्ट है नहीं है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो कि हाँ पहले जनरल बॉडी अपीयरेंस देखेंगे, आँखें देखेंगे, फिर टीयर्स देखेंगे, उसमें आँखों में आंसू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फिर क्या देखेंगे, माउथ एंड ओरल कैविटी देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, अपना तुम्हारा गला देखेंगे कि वो भाई ड्रिंक कर पा रहा है नहीं, आई एम सॉरी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद स्किन देखोगे, स्किन की क्या पिंचिंग पे क्या आ रहा है, ठीक है ना। और उसके अलावा तुम डिसाइड करोगे इसके बाद कि डिहाइड्रेशन स्टेटस का क्या है, ठीक है ना, इस बंदे का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शनेट लॉस इन सोडियम रिजल्ट्स इन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनेट लॉस हो जाता है किसका, सोडियम का। कहाँ पे, यहाँ पे देखो एक तरीके से प्रोपोर्शनेट लॉस होगा सोडियम का रिजल्ट्स इन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अगर प्रोपोर्शनेटली जो है तुम्हारा सोडियम आयन जो है लॉस होता जा रहा है तो उसी को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है ना, जैसे वाटर के साथ प्रोपोर्शनल जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक तरीके का इसमें एक और होगा कि सोडियम का ज़्यादा लॉस हो रहा है देन वाटर। देखो प्रोपोर्शनेट लॉस में क्या होगा, वाटर के साथ प्रोपोर्शनेटली सोडियम जाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है, मोर लॉस ऑफ सोडियम होने लगता है वाटर का, तो इसी को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रिमिक हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्योंकि देखो वाटर अभी क्या है, अभी क्या होगा, अंदर बॉडी के हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइपोनेट्रीमिया है तो वाटर का कंसंट्रेशन अभी अंदर ज़्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में, इसीलिए हाइपोटोनिक होगा, वो हाइपोटोनिक डायरिया। समझ रहे बात को, ठीक है ना। क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिक हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन वहाँ पे, ठीक।
आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन 80% होता है, और जो तुम्हारा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है, हाइपोनेट्रीमिक हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, वो 15% होता है। एक और तरीके का लॉस होता है जिसमें होता है वाटर का ज़्यादा लॉस हो जाए सोडियम से, तो क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिक हाइपरटोनिक डायरिया, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये 5% ऑफ केसेस में होता है, राइट। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या करना है हमें सबसे पहले क्या करना है ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। प्लान्स की मैं आगे बात करूँगा, एक जनरल मैनेजमेंट रूल सुन लो यहाँ पे। प्लान्स की तो आगे बात होती रहेगी जब तक आता रहेगा, तो खैर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन अभी एक जनरल मैनेजमेंट सुन लो। अभी नो डिहाइड्रेशन का बच्चा आया, ठीक है ना, तुम्हें लग रहा है कि हाँ बस पेरेंट्स को समझ में आया कि हाँ बच्चा धूप से आया, और मतलब कि होम बेस्ड मैनेजमेंट है, ठीक है ना, बच्चा मतलब कि धूप में खेल के आया, ठीक है, शाम में, एंड ही इज़ अपीयरिंग लाइक कि उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगी, तो उसको क्या करो कि एक ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दे दो। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी बेसिकली ORS दे दो, कह दो कि स्टैंडर्ड WHO हाइपोस्मोलर लो सोडियम जो होता है हम लोग दे सकते हैं। हम लोग हाइपोस्मोलर वाला ORS प्रेफर करते हैं। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड WHO नहीं याद होता तो हाइपोस्मोलर वाला लिख देना यहाँ पे, और हाइपोस्मोलर वाला ये होता है, ये वाला ORS, ठीक है ना। तो इसकी ORS की जो है वो टोटल जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 245 होती है, राइट। तो 245 जो है टोटल ORS की जो है ऑस्मोलैरिटी होगी, जिसमें से ग्लूकोज और सोडियम का जो है इक्वल रहेगा 75 मतलब कि ये हो गया वहाँ 150, राइट। क्लोराइड तुम्हारा 60 रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड मतलब ग्लूकोज प्लस सॉल्ट। सॉल्ट के अलावा यहाँ क्या रहना चाहिए, पोटेशियम अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पोटेशियम 75 65 20, साइट्रेट 10 होना चाहिए, साइट्रेट भी यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो हो गया ना, समझ लो 50 प्लस तुम्हारा हो गया 150 प्लस 11 प्लस 215 में अब 20 जोड़ दो तो 235 प्लस 10 हमारा 245 हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ बता रहा है इसमें, ठीक है। पोटेशियम और सिट्रेट भी ऐड करना है, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस पोटेशियम प्लस सिट्रेट, राइट। यही अब जैसे बच्चा अभी तो ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, नो डिहाइड्रेशन है तो होम मेड फ्रूट्स कुछ दे दो, ठीक है। कुछ सूप पिला दो या कुछ ऐसी चीज़ें दे दो जो मतलब जिसमें पानी भरपूर जाए, जैसे कि फ्रूट्स दे दो उसको, ठीक है ना। मौसमी कहते हैं ना, मौसमी का जूस दे दो, ऑरेंज जूस दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा होममेड फ्रूट्स दे सकते हो। काउंसलिंग में क्या करना है, काउंसलिंग अगर तुम कर रहे हो कोई पेरेंट्स को, तुम्हें समझाना है कि हाँ भाई अगर आपको लग रहा है बच्चा थर्स्ट में है, ठीक है ना, अभी डिहाइड्रेशन की कोई साइंस नहीं है, ठीक है ना, बच्चा थर्स्ट में आया, क्या करोगे, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स दे दो। अगर जितना फ्लूइड्स मांग रहा हो उतना फ्लूइड्स दे दो, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पानी पिलाओगे कुछ नहीं, ज़्यादा निकाल भी देगा, ठीक है, नीचे से, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स देने में कोई हार्म नहीं है। जैसे अब पेशेंट में तुम एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं दे सकते, ठीक है ना। पेशेंट्स के केसेस में अगर तुम्हारे पास हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट है, अगर वो बंदा ठीक नहीं है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स नहीं देने चाहिए कभी भी, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा जो बच्चा नॉर्मल है, जो नॉर्मल यूरिनेट कर सकता है, नॉर्मल पैसेज कर सकता है स्टूल का, तो उसमें कभी कभार थोड़ा ज़्यादा पानी भी दे दिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा मना ही कर रहा है तो तुम भी ठूसे जा रहे हो पानी, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। बच्चा जितना चाह रहा है, ठीक है, जैसे वो बच्चा जितना चाह रहा है, डिमांड कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को इतना पानी चाहिए, ठीक है, मेरे को 1 बॉटल पानी चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हो, अगर और मैंने बच्चा और पी ले, ठीक है ना, उसको रिक्वेस्ट करो, ठूसना नहीं है, ठीक है। वो आधा बॉटल पी लेगा तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स दे सकते हो, ऑब्वियसली फीडिंग कर सकते हो कि हाँ भाई अगर बच्चा पानी से उतना वो नहीं है तो फीडिंग करा दो, कुछ पिला दो, दूध दे दो, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कर दो। मतलब बच्चा जो है छोटा है तो ब्रेस्ट फीड कर सकते हो उसको, ठीक है ना। जिंक सप्लीमेंट दे सकते हो। जिंक सप्लीमेंट बेसिकली तुम्हारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को थोड़ा मजबूत करता है। व्हेन टू रिटर्न, ठीक है ना, उनको ये भी समझाना है कि कब इस सब पे आना है वापस, ठीक से, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड, तो क्या क्या कंपोनेंट चाहिए हमें फ्लूइड रिक्वायर्ड, क्योंकि डेफिसिट फ्लूइड को हमने करेक्ट करने के लिए सम डिहाइड्रेशन जो होता है 30 से 80 ml पर kg का हमें वो चाहिए होता है, ठीक है ना। 30 से 80 ml का हमें सम डिहाइड्रेशन करेक्ट करने पर kg चाहिए होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन में वही 100 ml पर kg होता है। सीवियर वाला आसान है, ठीक है, सीवियर में 100 दे दो। 30 से 80 थोड़ा याद करना, ऑब्वियसली थोड़ा सा देखो, बहुत सारी चीज़ देखो,
मैं ये मानता हूँ अभी ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं ये टॉपिक हो सकता है कि हाँ चलो 10-15 मिनट तक याद रहे, लेकिन तुम्हारे पास जो है अखंड टॉपिक है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं कि तुम्हें, और तुम्हें सब याद करना है। ऐसा नहीं है अभी तुम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन पढ़ने जाओगे तुम परेशान हो जाओगे, इसमें इतने डाटा है, और डाटा याद करना अपने आप में आई गेस मेरे हिसाब से मेरे लिए डाटा याद करना सबसे मतलब कि अभी मेरे से डाटा कभी नहीं याद हो गया, मेरे को एकदम डाटा से नफरत है। कोई भी डाटा मेरे को दे दो, नफरत है मेरे को डाटा से, लिटरली नफरत है। ठीक है, मेरे को नंबर्स नहीं याद होते। ठीक है, आई एम गुड विथ कॉन्सेप्ट्स, मेरे को नंबर्स नहीं याद होंगे। मेरे को अगर नंबर्स दे दिए जाए मेरे को नंबर्स नहीं याद होंगे। ठीक है, और अगर रटने वाली कोई चीज़ रहे तो ऑब्वियसली मैं रट नहीं पाऊँगा। अगर मेरे को नहीं समझ में आएगी तो वो चीज़ मेरे को रटी ही नहीं जाएगी, और रट भी मैं तब पाऊँगा कि जब मेरे को वो समझ में आएगी। अगर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं रटे जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं चलो यहाँ से पास करके निकल जाऊँ, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भूल जाऊँगा उस चीज़ को। ठीक है ना, और भूलता वैसे भी आदमी, अगर कॉन्सेप्ट भी बना लोगे तब भी भूलोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलोगे, कि कॉन्सेप्ट बन गया तब भी भूल गए, तो बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उसको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना, और तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से तुम बार बार जितना बार पढ़ सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि तुमने सब पढ़ लिया एक बार। तो क्या करता है बच्चा लोग, क्या करता है मैं बताता हूँ तुम्हें, कि एक किताब उठा लेगा, बहुत मोटी सी किताब उठाए, डेविडसन, हैरिसन, जो भी उठा लिया। ठीक है ना, अब ये सब किताबें मैं मानता हूँ कि उनके लिए ज़रूरी है जिनको उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। आपको उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है BBS लेवल पे, आपको उन किताबों से सीखना है। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आपने डेविडसन उठा लिया, आपने हैरिसन उठा ली। ठीक है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और आपको कोई टॉपिक ऐसा है कि जो आप समझ में आ रहा है कि ठीक है छोटी मोटी किताबों से, जैसे मणिपाल से हो जा रहा है, या किसी और किताब से, या खुद के नोट्स लिख रहे हो, ठीक है ना, किसी किताब से, या ऐसे यूट्यूब लेक्चर कोई भी वीडियो देख के तुमने नोट्स लिख लिए अपने, तो उससे पढ़ रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैरो से तुमने पढ़ा, कोई टॉपिक नहीं सुना, तब हैरिसन पढ़ रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें नहीं तब टॉपिक समझ में आ रहा है, और हैरिसन की लैंग्वेज ऐसी है जो तुम सीख पा रहे हो। ठीक है, खैर आते हैं टॉपिक पर आते हैं। सम डिहाइड्रेशन में 30 से 80 ml पर फ्लूइड पर केजी दोगे, और सीवियर डिहाइड्रेशन में 100 ml पर केजी दोगे, टू बी रिप्लेस बाय N/2 फ्लूइड। तो N/2 फ्लूइड से इसको रिप्लेस करते हो, जो कि 0.45 NaCl होता है। मेंटेनेंस फ्लूइड में क्या देना है, 100 ml पर केजी पर 24 आवर्स फॉर फर्स्ट 10 kg। देखो क्या होता है, पहले 10 kg के लिए तुम्हें 100 ml पर केजी पर आवर देना है। ठीक है, ये मेंटेनेंस फ्लूइड है। दूसरे के लिए अभी तुमने क्या किया, 100 दे दिया, 100 × 10 क्या हुआ, 1000 हो गया। 1000 ml प्लस 50 पर मिलीलीटर पर केजी पर 24 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 10 kg। अभी 1000 ml तो है ही जो पहले 10 kg का है, प्लस जो 500 ml आया इधर, तो 500 ml हो गया। 1000 प्लस 500 मतलब 1500 ml देना ही देना है, प्लस 20 ml पर केजी पर 24 आवर्स। ठीक है ना, उसके बाद के केजीज के लिए। ठीक है, मतलब पहले 10 kg के लिए 100, दूसरे 10 kg के लिए 20 नहीं 500, अरे दूसरे 10 kg, आई एम सॉरी, पहले फिर से शुरू करते हैं। पहले 10 kg के लिए तुम्हें 10 देना है, तो 10 kg का बच्चा है तो 1000 ml देना है। दूसरे 10 kg के लिए जो कि 10 से 20 वाला है उसमें 50 ml देना है। अगर 20 kg का बच्चा है तो 1000 प्लस 500 मतलब 1500 देना है उस हिसाब से। और अगर 20 kg से बड़ा बच्चा है तो 20 ml पर kg देना है। जैसे मान लो 30 kg का बच्चा है, क्या करना है तुमने देना है 1000 प्लस 500 प्लस 200, समझ रहे हो, मतलब 1700 ml फ्लूइड पर केजी पर आर। समझ में आती है ये चीज़। अभी आते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन पे। सीवियर डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या करना है, ठीक है ना, सीवियर डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या करना है कि देखो, एडमिट पहले तो करना है कि सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा है यार, ठीक है ना, उसको कह रहे हो कि हाँ भैया भाई साहब आप एडमिट हो जाइए, पहले तो कि आप आइए और हमारे पास एडमिट हो जाइए। ठीक है, तो उसको एडमिट करना है, तुमने कहना है कि हाँ चलिए ठीक है, ओके ओके आप हैं, सही है, एडमिट कर लो उसको पहले तो, ठीक है ना। और फिर आइडेंटिफाई करो इन्फेक्शन को, शॉक को, अप टू 3 बॉलोसिस। पहले तो समझो क्या है, 3 बॉलोसिस तक उनको देखो, पहले तो एडमिट कर लो उस बंदे को कि हाँ भाई अगर उस सीवियर डिहाइड्रेशन ले आया है कि ठीक है ना, तो उसको एडमिट कर लो कि बाद में कोई बैलेंस बिगड़ा तो हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ है कि बच्चा मतलब कि बच जाएगा। आइडेंटिफाई फिर करो 3 बॉलोसिस तक ऑब्जर्व करो कि हाँ यार क्या दिक्कत है, इसको इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस टियोलॉजी है, शॉक है, ऐसा कुछ है। फिर क्या करो, IV फ्लूइड्स देना चालू करो। तो पहले तो मैं बताया था कि 30 ml पर kg जो होता है तुम एक लेस देन 1 ईयर में देते हो, ठीक है ना। तो इसका एक ट्रिक है, पहले तो ट्रिक जान लो तब इससे याद हो जाएगा। 100 6 3 मतलब याद करना है, ठीक है ना।
अब 100 क्या मतलब क्या है, 30 ml जो होता है पर केजी, और एक होता है 70 ml पर केजी। 30 ml पर केजी जो होता है हमने जल्दी से जल्दी इनिशिएट कराना है। अभी मान ले कि तुम्हारे पास एक घंटे के अंदर तुम्हें 30 ml पर केजी देना है, ठीक है ना, और तुम्हें क्या करना है कि लेस देन 1 साल वाले बच्चे में ये देना है, ठीक है, लेस देन 1 साल के बच्चे में। और 70 ml पर केजी तुम्हें देना है यही चीज़ को 5 घंटे के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसको फ्लूइड का ओवरलोड नहीं होगा। जैसे मान ले 30 ml पर केजी तुम्हें 1 घंटे के अंदर अब तुम चढ़ाया हो ना, 70 ml केजी 5 घंटे के अंदर चढ़ाओगे, ठीक। अब यही 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो तुम्हें यही चीज़ को जल्दी करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई बच्चा 1 साल से बड़ा हो चुका है, फ्लूइड्स के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन में है, तो हमें जल्दी जल्दी फ्लूइड चढ़ाना होगा। तो इसीलिए जो 30 ml पर केजी पहले तुम कितने घंटे में दे रहे थे, 1 घंटे में दे रहे थे, अभी आधे घंटे के अंदर दोगे, मतलब 30 मिनट के अंदर दोगे। और वही जो 70 ml फ्लूइड था जो पहले 5 घंटे के अंदर दे रहे थे, अब वो 2.5 घंटे के अंदर दोगे। इसका जस्ट हाफ। समझ में आता है बात। तो पूरा जो टोटल मिला के 30 + 70 100 हो रहा है। ये 1 + 5 जो 6 घंटे होंगे, और ये 30 + 2.5 घंटे 3 आवर होंगे, मतलब इसका आधा, 6 का आधा 3। तो ऐसे करके कुछ भी करके जैसा भी तुम्हारा मन करे कि हाँ जैसे भी तुम्हें ईजी लग रहा हो तुम याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट बने रहो। इफ़ IV लाइन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर IV लाइन जो है तुम्हारे पास नहीं अवेलेबल है, कि ठीक है ना, तुम्हारे पास IV लाइन कुछ भी कारणों से नहीं अवेलेबल हो रही है, ठीक है ना, तो क्या करोगे, नेसोगैस्ट्रिक फ्लूइड दे दो 120 ml पर केजी ओवर 6 आवर्स। 120 ml पर केजी दे दो NG फ्लूइड्स फॉर 6 आवर्स तक दे दो। इंट्राऑशियस फ्लूइड डाल दो, IV नहीं है तो इंट्राऑशियस डाल दो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हो, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करो, कंटिन्यू करो कि हाँ भैया क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग है नहीं है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करो। और आइडेंटिफाई करो कॉम्प्लिकेशंस, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं बच्चे को, उसको आइडेंटिफाई करो। न्यूट्रिशन दो इस बंदे को, मतलब फीडिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, मतलब फीड करो उस बंदे को, बच्चे को, ठीक है ना, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन दो, फीड करो ऑब्वियसली। और कंटिन्यू ORS को कंटिन्यू करो, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आते हैं प्रोबायोटिक्स के। अभी आजकल क्या है, प्रोबायोटिक्स का ज़्यादा अभी मतलब कि प्रचलन आ रहा है कि हाँ प्रोबायोटिक्स दो। प्रोबायोटिक्स, व्हाट आर दीज प्रोबायोटिक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया? प्रोबायोटिक्स आर नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन द होस्ट। ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेनिक नहीं है, नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विद बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन द होस्ट। भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स करेंगे होस्ट के अंदर। अभी क्या होता है, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन पैथोजेनिक हैं, होस्ट में बेनिफिशियल इफेक्ट डालेंगे। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लैक्टोबैसिलस सुना होगा, सैक्रोमाइसिस, ये सब क्या करते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट्स डालते हैं तुम्हारे होस्ट पे। तो ये क्या करेगा, बेनिफिशियल इफेक्ट इन रोटावायरस डायरिया। रोटावायरस डायरिया पे बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये उस डायरिया को थोड़ा कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया इन मोस्ट केसेस। ये ड्यूरेशन ऑफ डायरिया को जो है कम करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। अभी जिंक ट्रीटमेंट इन एक्यूट डायरिया, जिंक का ट्रीटमेंट कब करोगे, इन एक्यूट डायरिया में। जिंक सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग डायरिया प्रमोट्स अर्ली रिकवरी एंड इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। अगर तुमने जिंक का सप्लीमेंटेशन किया डायरिया में, अर्ली रिकवरी और इम्यूनिटी, देखो वो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ये इम्प्रूव करेगा इम्यूनिटी को, और रिकवरी भी जल्दी कराएगा, जल्दी रिकवरी कराएगा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ है। इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड अर्ली रिकवरी, प्रमोट्स अर्ली रिकवरी, मतलब कि जल्दी रिकवर कराएगा और तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड अर्ली रिकवरी। इट लीड्स टू 30% रिडक्शन इन स्टूल आउटपुट। यहाँ पे क्या होता है, ये 30% रिडक्शन कराता है किसमें, स्टूल आउटपुट पे। जैसे तुम्हारा स्टूल आउटपुट है अच्छा खासा है, ठीक है ना, तो इसमें क्या कराएगा, 30% रिडक्शन करा देगा स्टूल आउटपुट पे, ठीक। जिंक अगर दोगे तो तुम्हारा जो है 30% रिडक्शन हो जाएगा स्टूल आउटपुट पे। तो मान लो कि स्टूल निकलने जा रहा है, ठीक है, 30% रिडक्शन करा देगा जिंक देने से, अर्ली रिकवरी एंड इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी। नॉट रिकमेंडेड बिलो 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के नीचे हम लोग इसको नहीं देते हैं। जिंक सल्फेट एंड ग्लूकोनेट एसिटेट कैन बी यूज, तो कुछ कॉम्बिनेशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे जिंक सल्फेट, ग्लूकोनेट, एसिटेट, ये सब के साथ दे सकते हो। जिंक इज एडवाइज इन द डोज ऑफ, देखो अब इसका डोज क्या है, डोजिंग इसका अगेन देखो इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिलीग्राम पर डे इन इन्फेंट्स, मतलब 6 महीने से कम के बच्चों में 10 मिलीग्राम पर डे दोगे, और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो 20 मिलीग्राम पर डे दोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 14 दिनों के पीरियड के लिए। पहले तो 10 दोगे, दूसरा फिर 20 दोगे, ठीक है, मतलब 6 महीने से कम का बच्चा है, 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है, ठीक है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों के लिए देना है।
क्या करता है, अर्ली रिकवरी, इंप्रूव इम्यूनिटी, 30% रिडक्शन कराएगा, नॉट रिकमेंडेड बिलो 3 months ऑफ एज। और इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन है, सल्फेट, ग्लूकोनेट, एसिडेट, यही चीज़ें हैं। इंडिकेट कब, अब देखो कब एंटीबायोटिक्स दोगे, व्हेन यू विल व्हेन व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं अननेसेसरी होते हैं, ज़्यादातर केसेस में एंटीबायोटिक्स हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है ना, अननेसेसरी होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स अंडर 6 months ऑफ एज, अभी 6 months ऑफ एज में जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं हम लोग। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इन्फेंट्स, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इन्फेंट है तो उसको हो सकता है कि इसका जो इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी है उसका ज़्यादा प्रकोप डाले, ठीक है। तो क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ बैक्टीरिया, किसी को क्लिनिकल सस्पिशन है बैक्टीरिया का, ठीक है ना, मतलब कि बैक्टीरिया ईमिया, मतलब कि ब्लड में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है तो क्लिनिकल सस्पिशन हो गया। क्रॉनिक डायरिया हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये क्रॉनिक डायरिया में आप लोग इंडिकेट करते हो कैसे कैसे, इन्फेंट्स अंडर 6 months ऑफ एज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, क्रॉनिक डायरिया एंड क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ डायरिया। क्या क्या, इम्यूनो सप्रेस्ड चिल्ड्रेन, 6 महीने से कम के बच्चे, क्लिनिकल सस्पिशन हो रहा है बैक्टीरिया का, क्रॉनिक डायरिया या परसिस्टेंट डायरिया, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी की। तो आई गेस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आई गेस, तो इसी में बात करूँ कि नेक्स्ट में बात करूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डील करता हूँ, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। और उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा ये वीडियो में डिहाइड्रेशन का, डायरिया का थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी की, बने रहना इस वीडियो के साथ, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।